नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। हिंदी के महान लेखक अमृतलाल नागर का एक संस्मरण जो उन्होंने लिखा था, हिंदी के महान लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया प्रसाद जैसा मैंने पाया। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हैं, जिन्होंने अनेक नाटक लिखे, कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा, कहानियाँ लिखी, साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। उनके बारे में बहुत कम संस्मरण मिलते हैं। अमृतलाल नागर स्वयं एक बड़े उपन्यासकार हैं, जिनके बूंद और समुद्र, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, शतरंज के मोहरे, अनेक उपन्यास, अनेक कहानी संग्रह, नाटक, इतिहास की अनेक पुस्तकें अमृतलाल नागर ने लिखी। दोस्तों, जब एक लेखक दूसरे लेखक के बारे में अपने संस्मरण लिखता है तो उसको जानना बहुत दिलचस्प होता है। तो प्रस्तुत है दोस्तों अमृतलाल नागर का लिखा एक संस्मरण, प्रसाद जैसा मैंने पाया। प्रसाद जी से मेरा केवल बौद्धिक संबंध ही नहीं, हृदय का नाता भी जुड़ा हुआ है। महाकवि के चरणों में बैठकर साहित्य के संस्कार भी पाए हैं और दुनियादारी का व्यावहारिक ज्ञान भी। पिता की मृत्यु के बाद जब बनारस में उनसे मिला था, तब उन्होंने कहा था, भाइयों के सुख में ही अपने सुख को देखना, हिसाब किताब साफ रखना, तभी घर के बड़े कहलाओगे। इसी बात को लेकर प्रसाद जी आज भी मेरे जीवन के निकटतम हैं। यूं बरसों उनके साथ रहकर अपनापन पाने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ। सब मिलाकर 20-25 बार भेंट हुई होगी। आदरणीय भाई विनोद शंकर जी व्यास के कारण ही उनके निकट पहुंच सका। साहित्य की उस गंभीर मूर्ति को खिलखिलाकर हंसते हुए देखा है। चिंतन के गहरे समुद्र को चीरकर निकली हुई सरल हंसी उनके सहज सामर्थ्य की था बतलाई थी। यही उनका परिचय है जो मैंने पाया है। प्रसाद आशावादी थे और उनकी आशावादिता का अडिग आधार स्तंभ थी उनकी आस्तिकता। मेरा मन जड़ होकर भी अभी चेतना से दूर नहीं गया। पिछली ज्ञान कमाई के संस्कार नए जीवन के लिए आज भी बल देते हैं। चारों ओर फैली हुई निराशा और मेरे मन के अवसाद को पीछे ढकेलकर महाकवि का स्वर मेरी क्रियाशीलता को हौसला दिलाता है। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। प्रसाद जी के इस दृढ़ विश्वास की पृष्ठभूमि में उनके जीवन की गंभीर साधना बोल रही है। परीक्षा की कठिनतम घड़ियों में भी उनकी आशावादिता अडिग रही। उनका कर्म यज्ञ अटूट क्रम से चलता रहा। पिता और बड़े भाई के स्वर्गवास के बाद दुनियादारी के क्षेत्र में उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पुराने घराने के नाम और साख का प्रश्न, कर्ज का बड़ा बोझ, कुटुंबियों के कुचोकरों की दुश्चिंता, इन कठिन समस्याओं के जाल में जकड़े हुए 17 वर्ष के युवक प्रसाद को जो शक्ति उबारती रही, वह थी उनकी अनवरत साहित्य साधना, उनकी निष्ठा। विषम परिस्थितियों के रहते हुए भी प्रसाद पागल न हुए। कुचक्रियों से वैर साधने के लिए स्वयं कुचक्री भी न बने। दुनियादारी के दलदल में पूरी तौर पर फंसकर भी हिम्मत न हारे और अपनी स्पिरिट को तरोताज़ा रखने के लिए उन्होंने पठन पाठन और साहित्य रचना की वृत्ति को अपनाया। इस बात को समझने के लिए हमें उनके वातावरण और उनके संस्कारों को समझना होगा। धनी और कीर्तिशाली घराने में उन्होंने जन्म पाया। दानियों के घर में जन्म लेने वाला युवक किसी के आगे हाथ नहीं पसार सकता। इसलिए विषम परिस्थितियों ने घेर कर उन्हें स्वावलंबी बनाया। इसके लिए सौभाग्यवश
उन्हें बचपन में अच्छे संस्कार प्राप्त हो चुके थे। अच्छे शिक्षक द्वारा वेदों उपनिषदों का अध्ययन काशी के धर्मनिष्ठ घराने के छोटे उत्तराधिकारी के एकांत क्षणों को विचारों की स्फूर्ति से भरता रहा। बुरे समय में आस्तिक मनुष्य स्वाभाविक रूप से उदार चेता हो जाता है। उनकी करुणा भक्ति का रूप धारण कर विश्वात्मा के प्रति समर्पित होती रहती है। 17 वर्ष की अवस्था में जब प्रसाद जी घर के बड़े बनकर दुनियादारी की कठिन कसौटी पर चढ़े, तब उनके विद्याभ्यास का क्रम चल ही रहा था। पढ़ा हुआ पाठ तत्काल ही मन भरने के काम आ गया। उनका चिंतन ठोस बना। कामायनी के महाकवि का परम उत्कर्ष जीवन की पहली कठिनाइयों की शिला पर विधना की लेखनी की तरह अंकित हो गया था। उनका दार्शनिक रूप, उनका कवि हृदय और कठिन साहित्य साधना का प्रारंभिक अभ्यास इन्हीं बुरे दिनों में विकसित हुआ। प्रसाद जी की कविता चोरी छिपे शुरू हुई। उन दिनों बड़े घर के लड़कों का कविता आदि करना बड़ा खराब माना जाता था। लोगों का ख्याल था कि इससे लोग बर्बाद हो जाते हैं, और वाकई बर्बाद ही हो जाते थे। रीतिकाल अवसान के समय ब्रज भाषा के अधिकांश कवियों के पास काव्य के नाम पर कामनियों के कुचों और कटाक्षों के अलावा और बच ही क्या रहा था। ऐसे कवियों में जो गरीब होते थे, वे मौके झप्पे से अपनी नायिकाओं को हथियाने की कोशिश करते थे, और अमीर हुए तो फिर पूछना क्या। रुपयों के रथ पर चढ़कर नायिकाएं क्या, उनके माँ बाप हवाली मवाली तक सब कवि जी के दरबार में जुट जाते थे। इसलिए बड़े भाई शंभु रतन जी ने इन्हें कविता करने से बरजा। परंतु प्रसाद की काव्य प्रेरणा में कोरा जवानी का रोमांस ही नहीं था। उपनिषदों के अध्ययन के कारण ज्ञान से उमगी हुई भावुकता भी थी। इन्हीं दोनों विशेषताओं ने प्रसाद को आगे चलकर रहस्यवादी कवि बनाया। परंतु रहस्यवादी के नाते वे उलझे हुए नहीं थे। प्रसाद का एक सीधा सादा मार्ग था, जिस पर चलकर उन्होंने अपनी महाभावना का स्पर्श पाया। प्रसाद चोरी से कविताएं किया करते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें अपनी लगन की बातों को चुराकर अपने तक ही रखने की आदत थी। यह आदत सुसंस्कारों का प्रभाव पाकर मनुष्य को अपनी लगन में एकांत निष्ठा प्रदान करती है। प्रसाद की साहित्य साधना में हर जगह निष्ठा की पक्की छाप है। कवि, नाटककार, कहानी, उपन्यास लेखक और गंभीर निबंध लेखक, किसी भी रूप में प्रसाद को देखिए, उनकी चिंतन शक्ति साहित्य के सब अंगों को समान रूप से मिली है। रचना छोटी हो या बड़ी, निष्ठावान साहित्यिक के लिए सबका महत्व एक सा है। 20वीं शताब्दी के पहले 10-12 वर्ष भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे। वह सारा महत्व युवक प्रसाद के भावुक हृदय और उर्वर मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया था। विशेष प्रकार के संस्कारों में पलने वाले युवक ऐसी अवस्था में आम तौर पर अतीत के गौरव से भर उठते हैं। वैसे तो हर जगह के निवासी को अपने देश और उसके इतिहास से बहुत प्यार होता है, पर इस देश में एक अजीब जादू है। हमारे इतिहास की महान परंपरा है। जीवन की अनेक दिशाओं में हम अपने ढंग से पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। यह चेतना 20वीं शताब्दी के शैशवकाल में स्वातंत्र्य गंगा की नई लहर से प्रसाद ऐसे मनीषी महाकवि का हृदय अभिषिक्त न करती तो किसका करती। प्रसाद जी ने मुझे भी एक ऐतिहासिक प्लॉट उपन्यास लिखने के लिए दिया था। उस दिन 2-2.5 घंटे तक बातें होती रही। भाई ज्ञानचंद जैन भी मेरे साथ थे। उपन्यास, नाटक और कहानियों में घटनाओं, चरित्रों या चित्रों के घात प्रतिघात की प्रणाली मनोवैज्ञानिक आधार पाकर किस प्रकार सप्राण हो उठती है, यह उस दिन प्रसाद जी की बातों से जाना। वे बातों को बड़ी सहूलियत के साथ समझाते थे। उन्होंने किसी पुस्तक से खोजकर कलयुग राज वृत्तांत नामक ग्रंथ से कुछ श्लोक सुनाए और लिखवा दिए। उन दिनों वे इरावती लिख रहे थे। वे रूलदार मोटे कागज पर लिख रहे थे। फुल स्केप कागज को बीच से कटाकर उन्होंने लंबी स्लिपें बनाई थी। उन्हीं स्लिपों में से
एक पर वे श्लोक मैंने लिख लिए। चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी और नेपालाधीश की सुता के साथ विवाह होने का राजनीतिक इतिहास ही उन श्लोकों में अंकित था। मैंने उत्साह में भरकर उन्हें वचन दिया कि जाते ही लिखने बैठ जाऊंगा। सन 36 में जब वे प्रदर्शनी देखने के लिए लखनऊ आए तब मैं उनसे मिला था। मेरे वचन देने के लगभग साल भर बाद उनसे यह पहली भेंट हुई थी। उस साल उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। भरा हुआ मुंह, कांति युक्त गौर वर्ण, चश्मे और माथे की रेखाओं की गंभीरता उनकी सरल हंसी के साथ खुल मिलकर दिव्य रूप धारण करती थी। मैंने प्रणाम किया। उन्होंने हंसते हुए उत्तर में कहा, कहिए, मौज ले रहे हैं? यह मेरी जोशीली प्रतिज्ञा का ठंडा पुरस्कार था। बरसों बाद एक फिल्म कंपनी के लिए उस प्लाट के आधार पर मैंने एक सिनेरियो तैयार किया था। जहाँ तक मेरी धारणा है, कहानी अच्छी बनी थी। सन 45 में लड़ाई खत्म होते ही कॉस्ट्यूम पिक्चरों का निर्माण कार्य एकदम से बंद पड़ गया। वह कहानी उनके तात्कालिक उपयोग की वस्तु न रही। इसके साथ ही साथ वह मेरे किसी काम की न रही। वह बिक चुकी थी। अपना वचन न निभा पाने की लज्जा से आज भी मेरा मस्तक नत है। शायद यह लज्जा किसी दिन मुझे कर्तव्य ज्ञान करा ही देगी और मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। प्रसाद जी जैसे उदार महापुरुष की याद आज के दिनों में और भी अधिक आती है, जबकि दूसरी लड़ाई के अंत में नाटकीय रूप से अवतरित होकर एटम बम ने सबसे पहले मानव हृदय की उदारता का ही संहार कर डाला। इसी एटम बम की संस्कृति में पले हुए मुनाफाखोरी और एक सत्ताधिकार के संस्कार आज जनमन पर शासन कर रहे हैं। पुस्तकालय सूने पड़े हैं। सिनेमा हॉल मनोरंजन के राष्ट्रीय तीर्थ बन गए हैं। गली मोहल्लों में प्रेम का सस्ता संस्करण फैल गया है। एक युग पहले तक जहां मैथिली शरण की भारत भारती और प्रसाद के आंसू की पंक्तियां गाते गुनगुनाते हुए लोग शिक्षित मध्यम वर्ग के नवयुवकों में अक्सर मिल जाते थे, वहां अब प्रसाद का साहित्य पढ़ने वाले शायद मुश्किल से मिले। उनकी बात जाने दीजिए, जिन्हें परीक्षा से मजबूर होकर प्रसाद को पढ़ना ही पड़ता है। एटम बम की संस्कृति का हमारी सभ्यता पर यह प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, ये था अमृतलाल नागर का संस्मरण। ये संस्मरण अमृतलाल नागर की पुस्तक जिनके साथ जिया उसमें संकलित है। उम्मीद है दोस्तों, इस संस्मरण के माध्यम से महाकवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व, उनकी रचना प्रक्रिया, उनकी सोच, इसके बारे में कुछ अनुमान हुआ होगा। मिलते हैं किसी और संस्मरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।